गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आइस दरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं और आज बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस है। 1 मार्च है। देखिए, मार्च की शुरुआत हो गई और सभी लोगों का अपना अलग अलग टारगेट होगा। जितना कि मैं जान पा रही हूँ, कुछ लोग यूपीएससी को टारगेट कर रहे होंगे इसी साल, कुछ लोग यूपी पीसीएस की तैयारी में भी लगे होंगे और वो चाहते होंगे कि इस बार उनका 13 जून का जो पीसीएस का एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। इसके अलावा कुछ लोगों का टारगेट सीएपीएफ का भी रहता है। तो आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका इनमें से कोई भी एग्ज़ाम का टारगेट है, वो हमें अप्रोच कर सकते हैं। आपको प्रॉपर सेलेक्टेड स्टूडेंट से गाइडेंस दिलवाया जाएगा, बात करवाया जाएगा, क्या उनकी स्ट्रेटजी रही वो आपको पर्सनल लेवल पर डिस्कस किया जाएगा और फिर आपकी एक अपनी स्ट्रेटजी बनवाई जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल तो कर ही सकते हैं, बाकी गाइडेंस के लिए भी आप अप्रोच कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज शुरू करेंगे। हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि कौन कौन सा आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पेज जो एडिटोरियल वाला पेज देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो कॉर्नर में आर्टिकल है, ये एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, एनएसओ का नाम आपने सुना है, उनका सेकेंड एडवांस एस्टिमेट आया है। ठीक है ना, उसमें क्या बताया गया है इंडिया के बारे में, यहाँ की जो इकोनॉमी उसके ग्रोथ है उनको लेकर के क्या कुछ डिस्कस किया गया है। तो आपको पता ही है अभी जो लेवल है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का वो बेटर है। बेटर कंपेरेटिव व्हाट, जो कोविड के समय में स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, तो हमारी जो कंडीशन है वो प्री कोविड लेवल तक जा रही है और प्री कोविड लेवल में भी अभी जो ग्रोथ पॉइंट है वो पॉजिटिव दिखाए जा रहे हैं। लेकिन स्टिल देयर है सम चैलेंजेस, अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको कि गवर्नमेंट को एड्रेस करना होगा और तभी हम इकोनॉमिक ग्रोथ को अवेल कर पाएंगे। और यही सेम इसी चीज़ का बहुत ही एलैबोरेटेड सा वर्जन इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया, अ टेल ऑफ टू हाल्व्स। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। हम लोगों ने ऐसे आर्टिकल्स कई बार डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आपको नहीं मिलने वाला है। इसमें यही बताया गया है कि इकोनॉमी कैसे पॉजिटिव जा रही है, क्या इसके पॉजिटिव हैं और क्या निगेटिव है, ये भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो इसको आप लोग खुद से ज़रूर पढ़ लेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे अगले पेज पर, यानी कि आइडियाज़ के पेज पर एक आर्टिकल है जो कि एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। इसमें एक कंपेरेटिव एनालिसिस होगा ओपी वर्सेस ओएफ। ध्यान दीजिएगा, ओपी नहीं ओजी है, ठीक है ना, ओजी और ओएफ क्या है ये। ओजी इज ऑपरेशन ग्रीन एंड ओएफ इज ऑपरेशन फ्लड। ध्यान दीजिएगा, पता है किसी को ये स्कीम याद है? ऑपरेशन ग्रीन ये क्यों लाया गया था, क्या लाया गया था, और ऑपरेशन फ्लड से जब इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो कितना सक्सेसफुल आज ये ऑपरेशन हो पाया है अभी तक। तो इसकी क्या कब शुरुआत हुई थी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अशोक गुलाटी जी का आर्टिकल है ये, अ प्रोजेक्ट इन स्लो मोशन। ओके, और अगला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज। खास करके एनवायरमेंट में जो क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है जो आप जानते होंगे, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और क्या सिर्फ इंडिया में इसका इम्पैक्ट है, अराउंड द वर्ल्ड क्या इम्पैक्ट है, इसे कुछ क्रिटिकलिटीज़ को देखेंगे। द रोड टू decarbonization, do you know the word, the term decarbonization? We are going to discuss about that. अब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, आज का फ्लैगशिप न्यूज़ क्या होने वाला है, विच इज़ बेस्ड ऑन लेटरल एंट्री। क्या आपको पता है, आपने नाम सुना है कभी लेटरल एंट्री क्या होती है? आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, 4 साल 5 साल 6 साल हो चुके हैं, अगर किसी को आईएएस की तैयारी में और अंत में जा कर के वो आईएएस बन पाते हैं, यूपीएससी में अपना एक पोस्ट तय कर पाते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो पोस्ट आपको मिलने वाली थी उस जगह पर किसी और को नियुक्त कर दिया जाए, वो भी ऐसे व्यक्ति जो कि यूपीएससी को पास करके ना गया हो? ठीक है, आखिर क्या होती है ये लेटरल एंट्री इनटू ब्यूरोक्रेसी, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या इसकी कंट्रोवर्सी है? वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट, जो कि आज आपके एक्सप्लेन पेज पर आया हुआ है। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी कोचिंग के बारे में लेते हैं। लोग कोचिंग के बारे में जानना चाहते हैं, वो पूछते हैं, तो आपको बता दें पर्सनल गाइडेंस का प्रोग्राम आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऐसे लोग जो वर्किंग हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है हमारे साथ जुड़ने की। और पर्सनल गाइडेंस मीन्स द पर्सनल गाइडेंस, दैट मीन्स आपकी जो क्रिटिकल कंडीशंस, आपके जो टाइम मैनेजमेंट है उसको देखते हुए आपको सुपरविजन दिया जाता है। आपके पर्टिकुलर कोच होते हैं,
इंटेंस आंसर राइटिंग की ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस होती है, टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाता है और साथ में एक बहुत ही ब्रॉड लेवल पर टेस्ट होता है। टेस्ट में अलग अलग तरीके का टेस्ट होता है, वर्बल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, इंस्टेंट टेस्ट, ताकि आपकी जो प्रतिभा है, आपकी जो कमियां हैं, हर चीज़ को सही तरीके से आंका जा सके। आपके टाइम मैनेजमेंट को बेस्ट बनाने के लिए इस तरीके की डायरी होती है, ठीक है ना, जो आपके पास कोरियर होती है, आपके घर पर ये पहुंच जाएगी, आप जहाँ पे भी रहते हैं आपके एड्रेस पर। और इस डायरी में आपको डेली बेसिस पर अपना डिटेल लिखना होता है। आप यहाँ पे देख पाएंगे उसमें टॉपिक मेंशन होगा, आपने कब क्या कितनी देर पढ़ा है उसको आपको लिखना होता है और फिर आपको इसमें प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल और कोटेशन से स्टार्ट करेंगे। आज का कोटेशन महात्मा गांधी जी का है, रिलीजन्स आर डिफरेंट रोड्स कन्वर्जिंग ऑन द सेम पॉइंट। समझ में आ रहा है, रिलीजन्स कई तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। आपका डिफरेंट रिलीजन हो सकता है, मेरा डिफरेंट रिलीजन हो सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति का अलग अलग रिलीजन हो सकता है, लेकिन ये जो रिलीजन है ये अल्टीमेटली एक ही पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज होता है। जब आप बात करते हैं उसके एंड की, कोई भी जो रिलीजन है विच इज़ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी रिलीजन है, वो अल्टीमेटली कहाँ पे जाना चाहता है, वन गॉड का जो प्रिंसिपल है, यानी कि वो एक पॉइंट में सबमर्ज होना चाहता है। तो हर किसी का जो कन्वर्जन पॉइंट है वो सेम पॉइंट होता है। तो हम ऐसे कोटेशंस को कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बहुत जगह पर यूज़ कर सकते हैं। गांधी जी की जो आइडियोलॉजीज थी उसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आंसर राइटिंग या ऐसे लिख रहे हैं, आप अगर नॉन वायलेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिलीजन पे अगर कोई टॉपिक आपसे पूछा गया तो आप ऐसे कोटेशंस का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज़ें याद रखिए, याद कीजिए, बहुत ज़रूरी है। दैट रिलीजन्स आर डिफरेंट रोड्स कन्वर्जिंग ऑन द सेम पॉइंट। जैसे कि यूपीएससी की तैयारी का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो अल्टीमेटली कहाँ पर पहुँचती है, आपके आईएएस बनने तक ही पहुँचती है। आपका जो गोल होता है वो बिल्कुल सेम होता है, चाहे आपके रास्ते अलग अलग क्यों ना हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट आर्टिकल, अ प्रोजेक्ट इन स्लो मोशन। क्या क्यों कहा गया है इसको स्लो मोशन? अच्छा, एग्रीकल्चर कहाँ पर आएगा, जीएस पेपर में? कौन से पेपर में है? जीएस पेपर 3 में, ठीक है ना, एग्रीकल्चर इकोनॉमी वाले सेक्शन में। तो अशोक गुलाटी एंड हर्षवर्धन जी का ये आर्टिकल, देखते हैं इसमें इन्होंने क्या कहा है। तो ऑपरेशन ग्रीन के बारे में मालूम है ना, ऑपरेशन ग्रीन में टॉप को इंक्लूड किया गया था, याद है? टॉप इज टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो, टॉप। और इसको फाइनेंस मिनिस्टर ने 2021-22 में इसको बढ़ा करके इसमें 22 पेरिशेबल कमोडिटीज़ को भी ऐड करने का जिक्र किया है, ठीक है। पहले ऑपरेशन ग्रीन को किसके लिए लाया गया? टॉप के लिए, टोमेटो, अनियन, पोटैटो। अब ये क्या है, टॉप में क्या होता है? तो आपने देखा होगा टमाटर, प्याज, आलू, इन सब का दाम घटता बढ़ता रहता है। आप आज जाएंगे तो 20 रुपये किलो टमाटर है, कल जाइए तो 15 रुपये में मिल जाएगा, फिर कुछ दिन बाद जाइए तो पता चला अचानक से 40 रुपये किलो आपको टमाटर मिलने लग जाएगा। तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है इनके प्राइसेस में। तो सरकार ने फैसला किया कि इस तरीके का हम ऑपरेशन चलाएं, ऑपरेशन ग्रीन उसका नाम दिया गया, कि टोमेटो, अनियन, पोटैटो का रेट जो है उसको हम फिक्स कर पाएँ, बहुत ज़्यादा वेरी ना करे। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने बाद में फैसला किया कि इसमें 22 पेरिशेबल कमोडिटीज़, ऐसी चीज़ें जो सड़ गल जाती हैं, जैसे आपने कहा टमाटर, प्याज क्या होता है, सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, इसलिए इसको सही समय पर मार्केट में निकालना ज़रूरी होता है। तो ऐसी कोई भी कमोडिटी जो पेरिशेबल कमोडिटी, उसको इसमें आगे एक्सटेंड कर दिया गया कि अब जो ऑपरेशन ग्रीन है वो सिर्फ टॉप के लिए नहीं बल्कि और भी प्रोडक्ट्स के लिए रहेगा, ठीक है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 2018 में अरुण जेटली साहब थे फाइनेंस मिनिस्टर, उसी समय से इसको स्टार्ट किया गया था ऑपरेशन ग्रीन को। एंड आज 3 साल इसके हो चुके हैं। क्या इसने अपना ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव किया है क्या? तो इस चीज़ को लेकर के अभी डिस्कशन एंड डिबेट चल रहे हैं। आज के आर्टिकल का पॉइंट हमारा मेन यही है कि आपने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया कि नहीं। वन कैन सजेस्ट व्हाट एल्स नीड टू बी फिक्स्ड टू इंश्योर दैट इट डिलीवर्स क्विकली एंड इफेक्टिवली एज इट एक्सपैंड टू कवर 22 कमोडिटीज़। आपने इसको एक्सपेंड तो कर दिया, लेकिन क्या हम यहाँ पे जो पहले का यानी टॉप था, क्या हम उसके फिक्स प्राइस को गेन कर पाए, हमारा ऑब्जेक्टिव इंश्योर हो पाया? तो हमने इसमें आगे इसको एक्सपैंड कर दिया है, क्या हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे, क्विक डिलीवरी को और इफेक्टिव बना पाएंगे? 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं जो ऑपरेशन ग्रीन को लॉन्च किया गया था उसके पीछे। पहला क्या था? दैट इट शुड कंटेन अ वाइड प्राइस
वोलेटिलिटी, जब मैंने आपको बताया ना प्राइस वोलेटिलिटी, मतलब जो दाम में इतना ज़्यादा वोलाटाइल होता है, जो प्राइस घटता और बढ़ता रहता है, उसको स्टेबल करने का इसका मेन एम था। द 3 लार्जेस्ट वेजिटेबल ऑफ इंडिया, हर किसी के घर में आलू टमाटर प्याज की सब्जी बनती ही है, मतलब ये 3 प्राइमरी चीज़ें हैं जो आपके घर में होनी ही चाहिए, आपने देखा होगा। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा क्या है, इट शुड बिल्ड एफिशिएंट वैल्यू चेन, ध्यान दीजिए, वैल्यू चेन को कैसे एफिशिएंट बनाया जाए, दीज फ्रॉम फ्रेश टू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स विद व्यू टू गिव लार्जर शेयर ऑफ द कंज्यूमर रुपी टू द फार्मर्स। ठीक है, अब वैल्यू चेन को जब आप एफिशिएंट बनाएंगे तभी जो फार्मर हैं उनका सारा प्रोडक्ट कंज्यूमर तक आसानी से पहुंच पाएगा और प्रोडक्ट ईजिली वैल्यू एडेड चेन में ऐड हो पाएगा। ठीक है, तीसरा क्या था, इट शुड रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। अब मैंने क्या बोला, पेरिसेबल गुड्स हैं, खराब हो जाते हैं, तो पता चला आपने इसको हार्वेस्ट तो कर लिया, आपने उगा लिया, खूब सारा टमाटर आपने उगाया, लेकिन चूंकि वो मार्केट में नहीं पहुंच पाया, आप मंडी में उसको नहीं लेके जा पाए टमाटर को, तो वो क्या हो गया, घर में रखे रखे सड़ गया। ठीक है, तो वेयर हाउस तक या स्टोरेज कैपेसिटी का बेहतर ना होना भारत में एक बहुत बड़ा कारण है इन जो टमाटर प्याज है इन सभी के हार्वेस्टिंग लॉसेस का। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कैसे रिड्यूस किया जाए, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है ना, तो क्या किया जाएगा उसके लिए, जो मॉडर्न वेयर हाउसेस हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं, जैसे आप क्या करते हैं, आपको सब्जी को ठीक रखना होता है, फल को सही रखना होता है, तो फ्रिज में जाकर के उसको स्टोर कर देते हैं। तो वैसे ही बड़े लेवल पर अगर वेयर हाउस होगा, कोल्ड स्टोरेज होगा, तो वहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी को अच्छा किया जा पाएगा। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया। अब देखिए ऑपरेशन ग्रीन की हम बात करते हैं, जिसका जो हमारा मेन पॉइंट है, दैट हाउस्ड इन द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। देखिए यहाँ पे प्रीलिम्स का फैक्ट आपको नजर आ रहा होगा सीधे तौर पर, ऑपरेशन ग्रीन जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, और इसमें अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया गया फूड मिनिस्ट्री की तरफ से, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की तरफ से, और इसमें 500 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया गया ताकि प्राइस स्टेबिलिटी के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। नाफेड का भी इसमें इंटरवेंशन होता है। ठीक है ना, नाफेड का इंटरवेंशन होता है ताकि जो प्राइस क्रैश है अलग अलग कारणों से उसको रोका जा सके। अब प्राइस कैसे क्रैश होता है, बहुत कारण होते हैं, जैसे कि फ्लड आ गया। अब देखिए महाराष्ट्र में प्याज के लिए महाराष्ट्र जाना जाता है, नासिक का जो एरिया है, अब वहाँ पे अगर अचानक से बाढ़ आ जाती है ना, कोई वैसी क्लाइमेटिक कंडीशन ख़राब हो जाती है, तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और प्याज सड़ जाते हैं। जैसे ही प्याज सड़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा, सप्लाई कम होगा, वैसे ही आगे आपके डिमांड तो उतनी रहेगी, तो उसके प्राइस पर सीधा इम्पैक्ट होगा और उसका प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसे कई सारे कारण होते हैं। दूसरा कारण क्या होता है, जो बिचौलिए होते हैं, मान लीजिए किसान आंदोलन चल रहा है, अब किसान आंदोलन की वजह से अगर भारत में अलग अलग जगह पे भी किसान आंदोलन शुरू हो जाए और वहाँ के जो किसान हैं वो अपना नुकसान सहते हुए और जो सामान है उसको आगे सप्लाई ना करें, वो बोले कि हम तो सप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज हमारे किसानों की बात सुनी नहीं जा रही है, तो क्या होगा, सप्लाई जैसे रोकेंगे वैसे ही यहाँ पे प्राइस का बढ़ना लाजमी हो जाएगा। तो इस सब में कैसे नाफेड का इंटरवेंशन होगा, कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा। फिर अलग अलग जगह पे जो वैल्यू चेन को बेहतर बनाने के लिए 450 करोड़ यहाँ पे रुपए एलोकेट किए गए हैं। तो देखिए हर एंगल से पैसे दिए जा रहे हैं, सब्सिडी में पैसा दिया जा रहा है, वैल्यू एडेड चेन में पैसा दिया जा रहा है, प्राइस कंट्रोल करने के लिए पैसा एलोकेट किया गया है। अ क्लोजर एग्जामिनेशन ऑफ द स्कीम इन टर्म ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस स्टेबलाइजेशन, क्या लगता है कि हम इसको अचीव अभी तक नहीं कर पाए। अगर आप बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे इस ऑब्जेक्टिव को, प्राइस स्टेबलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, तो आपको लगेगा कि जो ऑपरेशन ग्रीन है ये तो बहुत स्लो मोशन में है। वी हैव लॉन्ग वे टू गो टू स्टेबल द प्राइसेस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, जो आपके यहाँ पे डेली इस्तेमाल में आ रहा है। सो आर रिसर्च ऑफ ICR रिवील्स दैट प्राइस वोलेटिलिटी रिमेन्स एज हाई एज एवर। अभी आप क्या देख रहे हैं, कभी वही जैसे मैंने आपको बताया 26 रुपये, 15 रुपये, 40 रुपये, ऐसे दाम घट बढ़ रहे हैं हमेशा। तो इससे क्या लग रहा है कि ये तो बिल्कुल उतना ही अनस्टेबिलिटी है जितना कि पहले होती थी। ये आपको ग्राफ दिखा करके कोशिश भी कर रहे हैं बताने की, अनियन, टमाटो, पोटैटो में जो ये वेरिएशन है प्राइस का, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं और इसको एक डायग्राम में आप शो भी कर सकते हैं अपने आंसर में। ठीक है,
अब इसका कंपैरिजन करते हैं ऑपरेशन फ्लड से। ऑपरेशन फ्लड क्या किस चीज़ से एसोसिएटेड है? दैट इज एसोसिएटेड विथ मिल्क प्रोडक्शन। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन फ्लड का अगर जिक्र आए तो वो फ्लड नहीं, बाढ़ नहीं, बल्कि जो मिल्क का प्रोडक्शन है उससे एसोसिएटेड है। तो मिल्क के प्रोडक्शन में हमने देखा कि बहुत बड़ी सफलता भारत को मिली है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर के कंपैरिजन में अगर मिल्क सेक्टर की बात भारत में करें तो अमूल का नाम आप देखते हैं। तो इन कोऑपरेटिव्स लाइक अमूल, फार्मर गेट ऑलमोस्ट 75 to 80% ऑफ व्हाट कंज्यूमर्स पे। जो कंज्यूमर पेमेंट करते हैं उसका 75 to 80% सीधा फार्मर को मिल जाता है। जो लोग मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं, उनको डायरेक्ट मिल जाता है। लेकिन क्या यही चीज़ आपके हॉर्टिकल्चर सेक्टर में होता है क्या? तो ऐसा नहीं होता है। किसान बेचारे 2 रुपये किलो प्याज बेचेंगे और मार्केट में आते आते वो 15 रुपये का हो जाएगा। ये छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। तो क्या हुआ, आप कंज्यूमर ने तो उस प्याज का दाम जो है वो 15 रुपये पे किया, लेकिन किसानों को उसका कितना दाम मिला? 2 रुपये या 3 रुपये मिला। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो गैप है ना, प्राइस का गैप है, वो भी हमें देखने को मिल रहा है। अब मिल्क सेक्टर में भारत में क्या हुआ, आज जो स्थिति है उसमें देखिए, इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स में से एक हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है ना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है कौन? भारत, क्रॉसिंग ऑलमोस्ट 200 मिलियन टन ऑफ प्रोडक्शन बाय नाउ। अभी तक हम इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं। एंड ऑपरेशन इज गोइंग टू बी मोर चैलेंजिंग दैन ऑपरेशन फ्लड। कैसे? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ये सारे फैक्टर्स हैं जो बहुत मैटर करते हैं। ऑपरेशन फ्लड के समय में क्या क्या चीज़ें हुई आपने देखा, वहाँ पे मिल्क का वैल्यू चेन बहुत अच्छे से क्रिएट किया गया, जो स्टोरेज कैपेसिटी है उस पर काम किया गया। एंड वी नीड डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजीज ऑपरेशन ग्रीन के लिए। जैसे हमने ऑपरेशन फ्लड के समय में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को स्टैब्लिश किया और एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर की तरह इन लोगों ने काम किया, उसी तरीके से एक डिफरेंट स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर की ज़रूरत है आज ऑपरेशन ग्रीन को भी सक्सेसफुल बनाने के लिए। और ख़ास करके जो वर्गीज क्यूरिन जैसे जो लोग हैं, ये क्यूरिन जो थे, इन्होंने ऑपरेशन फ्लड में बहुत अच्छा काम किया था। चैंपियन आप कह सकते हैं, ऐसे चैंपियंस की ज़रूरत है आज ऑपरेशन ग्रीन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है ना, दैट पर्सन विल हैव टू बी गिवन दैट एटलीस्ट 5-year term ample resources and made accountable of delivering the result। तो यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को ये समझना चाहिए कि वो जब बहुत अच्छे से इनके एक एक की फैक्टर पर फोकस करेंगे, चूँकि नोडल एजेंसी है, तभी ऑपरेशन ग्रीन जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर इन्होंने बताई हैं। आप देखिए, थर्ड, द क्राइटेरिया फॉर चूजिंग क्लस्टर ऑफ टॉप क्रॉप अंडर द ऑपरेशन ग्रीन इज नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर। ठीक है, अब अगर आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी कोई भी चीज़ में तो वो सक्सेसफुल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑपरेशन ग्रीन में जो टोमेटो, अनियन, पोटैटो की हम बात कर रहे हैं, इसके इंक्लूजन का भी क्राइटेरिया ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, नासिक किस लिए जाना जाता है? वेल नोन टोमेटो ग्रोइंग रीजन। मान लीजिए नासिक में बहुत ज़्यादा टमाटर होता है, विद वन लार्जेस्ट टोमेटो मंडीज इन पिंपल गांव, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टमाटर की खेती होती है। वाइल इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द स्टेट लाइक ओडिशा, गुजरात, वेस्ट बंगाल हैव बीन इंक्लूडेड। तो इन सभी को इंक्लूड किया जाना चाहिए। फिर नालंदा, बिहार इंक्लूडेड इन अनियन क्लस्टर। ठीक है ना, बिहार में जो नालंदा है उसको इंक्लूड किया जाना चाहिए आपके अनियन क्लस्टर में। बट औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट वाइल अनियन ग्रोइंग रीजन वॉज लेफ्ट आउट। तो नालंदा बिहार को इंक्लूड किया गया है, लेकिन औरंगाबाद में डिस्ट्रिक्ट में जो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है अनियन का, उसको इसमें छोड़ दिया गया है। तो इस तरीके से ये जो इंक्लूजन का क्राइटेरिया है इसको सही बनाना होगा, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना होगा। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज़ द सब्सिडी स्कीम विल हैव टू बी मेड इनोवेटिव विद न्यू जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स एंड एफपीओज। तो जितने भी ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, इन सभी को इनोवेटिव तरीके से इंक्लूड किया जाना चाहिए। और उसके बाद आप यहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर का फंड वगैरह है उनसे उनको हेल्प किया जाए, ताकि लोग इसके प्रोडक्शन में काम करें, स्टोरेज कैपेसिटी के लिए काम करें, और ये जो पूरा ऑपरेशन है आपका वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑपरेशन ग्रीन एंड फ्लड में जब हम डिफरेंस देखेंगे तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं।
अब देखिए अगला आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं लेटरल एंट्री पर। उस पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन द इशू ऑफ लेटरल एंट्री इनटू सिविल सर्विस अ मिड लेवल पोजीशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो इसमें क्या इशू है इसके बारे में हम बात करते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक एडवर्टाइजमेंट को इशू किया है फ्रॉम टैलेंटेड एंड मोटिवेटेड इंडियन नेशनल्स विलिंग टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड नेशन बिल्डिंग। जो भी ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं नेशन बिल्डिंग में, वो अप्रोच करें, ठीक है ना। तो आपको नहीं लगता कि भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है और बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग भारत में होंगे जो इसमें अप्रोच कर सकते हैं? बिल्कुल। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पोस्ट है वो अनरिजर्व्ड है, रिजर्व नहीं है SC ST OBCs के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 3 से 5 साल के लिए उनको यहाँ पर हायर किया जाएगा। अब लेटरल एंट्री इनटू गवर्नमेंट क्या है? ये नीति आयोग इन इट्स 3-year एक्शन एजेंडा, जो 3 ईयर का एक्शन एजेंडा था नीति आयोग का, एंड सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन गवर्नेंस इन इट्स रिपोर्ट सबमिटेड इन 2017 में रिपोर्ट सबमिट किया नीति आयोग के इस ग्रुप ने और रिकमेंड किया द इंडक्शन ऑफ पर्सोनल्स एट मिडिल एंड सीनियर मैनेजमेंट लेवल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। मिडिल और सीनियर जो मैनेजमेंट लेवल है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पोस्ट है उसमें इस तरीके की एंट्री हो सकती है। दीज लेटरल एंट्रेंस वुड बी अ पार्ट ऑफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का पार्ट होंगे ये जिनकी यहाँ पे एंट्री होगी, एंड विच इज़ द नॉर्मल कोर्स हैज़ ओनली करियर ब्यूरोक्रेट्स एंड फ्रॉम ऑल इंडिया सर्विस एंड सेंट्रल सर्विसेज। एक तो क्या होता है डायरेक्ट आप जब IAS IPS बनते हैं वहाँ से आपकी एंट्री होती है, एक इसमें क्या हो रहा है डायरेक्ट एंट्री हो रही है। सो जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट। जो अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट है उनके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा जनरल जॉइंट सेक्रेटरी को। हैज़ द 3rd हाइएस्ट रैंक, जैसे आपको पता है जॉइंट सेक्रेटरी 3rd हाइएस्ट रैंक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, एंड द फंक्शंस एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड विंग ऑफ द डिपार्टमेंट। तो डायरेक्टर्स आर रैंक बिलो द जॉइंट सेक्रेटरी, और उसके बाद कई सारे डायरेक्टर्स होंगे जो जॉइंट सेक्रेटरी के नीचे आएंगे। तो जॉइंट सेक्रेटरी और जो डायरेक्टर्स हैं वो इस तरीके की लेटरल एंट्री से आगे जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या रीजनिंग देती है? गवर्नमेंट ने कहा कि वो चाहते हैं कि बाहर के जो लोग हैं उनको अलग अलग डोमेन से जिन्होंने स्किल डेवलप किया है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया है, वो अपने उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल वो यहाँ गवर्नमेंट में आकर के करें। और उसके बाद इससे क्या होगा, जो मैन पावर की अवेलेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी और इससे हमारा जो ट्विन ऑब्जेक्टिव है पूरा हो जाएगा, हमें फ्रेश टैलेंट यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए इसके पॉजिटिव फैक्ट्स भी हैं और निगेटिव भी हैं, ठीक है। निगेटिव ये है कि अगर आप इस तरह की कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो वो बहुत ट्रांसपेरेंट होगा और बहुत ही लॉयल एंड लीगली होगा सब कुछ। वो बहुत एक शक कहीं ना कहीं पैदा करता है कि यहाँ पे फिर वही अप्रोच लगेंगे और जिनका अप्रोच रहेगा उसी के थ्रू उनको लाया जाएगा। तो जो रिक्रूटमेंट का तरीका है उसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी की कमी हो सकती है, अकाउंटेबिलिटी की बाद में कमी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ के नेगेटिव फैक्ट्स हैं। बाकी पॉजिटिव तो आपको पता ही है, जो इसमें लिखा हुआ है, फ्रेश टैलेंट आएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर बढ़ जाएगा। हैज़ द गवर्नमेंट सो फार मेड एनी लेटरल एंट्री अपॉइंटमेंट्स? तो अभी तक कितने अपॉइंटमेंट्स हुए हैं? तो आपको बता दें कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। 6077 एप्लीकेशंस आए थे, उसमें कुछ लोगों को अपॉइंट किया था 2019 में, कुछ लोगों ने उसमें से रिज़ाइन कर दिया है कि उनको प्राइवेट सेक्टर में वापस जाना था। 3 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पर इन सभी लोगों को हायर किया गया था। व्हाट इज़ द लेटर एंट्री समटाइम्स क्रिटिसाइज? वाई? क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है? पहला पॉइंट, रिजर्वेशन नहीं है, अनरिजर्व्ड है, ठीक है ना। तो SC ST OBCs का यहाँ पे ये प्रोटेस्ट करते हैं कि इस तरीके से रिजर्वेशन को क्यों हटाया गया। भाई सब जगह पे रिजर्वेशन होना चाहिए, इस लेटरल एंट्री में भी रिजर्वेशन होना चाहिए और रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए इनको बहुत दुख है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इसको क्रिटिसाइज करने का पॉइंट आप लिख सकते हैं। लेटरल रिक्रूटमेंट फॉर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल एंड डायरेक्टर लेवल पोस्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इस तरीके की एंट्री करेंगे तो क्या होगा, आगे चल करके लोग अपनी अकाउंटेबिलिटी से पीछे जाएंगे, ठीक है ना। और UPSC का जो सिलेक्शन लोग लेते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इसमें आगे जाते हैं, वो क्यों जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं ताकि वो बड़े लेवल पर जा करके और बदलाव कर सके, रिफॉर्म कर सके,
तो इससे जो यूपीएससी कैंडिडेट्स हैं और जो लोग इतनी मेहनत से जो यूथ्स इसमें एंट्री लेते हैं उनका भी मोटिवेशन डाउन होगा, उनकी विलिंगनेस नीचे जाएगी। और साथ में अगर ये अनरिजर्व पोस्ट है तो जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो ये इसको क्रिटिसाइज करने के कुछ पॉइंट्स हैं। अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं, गवर्नमेंट्स मस्ट रिमूव ऑब्स्टेकल्स टू ऑफ पुअरली डिजाइन्ड प्लानिंग सिस्टम। एनवायरमेंट से एसोसिएटेड ये आर्टिकल है, उसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे सरकार को, चाहे वो इंडिया की हो या किसी और देश की हो, उन सभी को इसमें सही तरीके से काम करने की ज़रूरत है। और आपका जो सिस्टम है, प्लानिंग सिस्टम, वो ऐसा होना चाहिए जो डीकार्बनाइजेशन को एक्चुअली में प्रमोट करता हो, ठीक है ना। डीकार्बनाइजेशन जो टर्म है वो अभी ज़्यादा आ चुका है हमारे वोकैबुलरी में। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो डीकार्बनाइजेशन की बात करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन के टारगेट को अचीव करना है। यानी कि देखिए, आपको पता है बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, सारी चीज़ें हैं जहाँ से कि कार्बन एमिशन होता है, उन सभी को ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा या कि वहाँ पे कार्बन एमिशन कम से कम हो या फिर ना के बराबर हो। तो ज़ीरो नेट कार्बन एमिशन को अचीव करने का जो टारगेट है वो ऐसे ही तो अचीव नहीं हो सकता है। उसमें आपके ट्रांसपोर्टेशन, क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सब कुछ मैटर करेगा। जब तक आप इन सारी टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस को नहीं अपनाएंगे तब तक कार्बन एमिशन को ज़ीरो करना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए। सो 2 इवेंट्स लास्ट मंथ विल एक्सप्लेन बेटर द रीजन फॉर दिस कंसर्न। एंड आपको पता होगा अभी जो नंदा देवी में ये इंसिडेंट्स हुआ, इस तरीके का फ्लड आया, वहाँ पे इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स वगैरह तहस नहस हो गए, सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। ये तो इंडिया का केस था। दूसरा, 13 फरवरी में एक सीवियर कोल्ड स्नैप क्रैश हुआ इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सिस्टम इन टेक्सास। यूएस की बात करें, टेक्सास में इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सिस्टम का खत्म हो जाना, उसके बाद पूरा डार्क हो गया पूरा स्टेट, क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड होता है आज के समय में। और इस ग्रिड सिस्टम का फेल्योर हो जाना, उसने क्या किया, पूरा डार्कनेस क्रिएट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किससे लिंक्ड हैं? क्लाइमेट चेंज से लिंक है कि अचानक से ऐसा कोल्ड स्नैप का होना, अचानक से फ्लड का आ जाना। सो फर्स्ट, इन बोथ केसेस अथॉरिटीज वर कॉट अनप्रिपेयर्ड। और दोनों जगह पर, इंडिया की बात कर लीजिए फ्लड की, या फिर यूएस की बात कर लीजिए टेक्सास में, सभी जगह पर ऐसा लगा कि वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे वो प्रिपेयर नहीं थे इस चीज़ को लेकर के। क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जब से ये इशू आया हमारे सामने, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। केदारनाथ फ्लड 2013 का सभी को याद होगा। सीवियर कोल्ड वेव आया था 1989 से 2011 में यूएस में। इसके बाद अक्सर ये सारे इवेंट्स होते रहते हैं, ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। और लेकिन तब भी जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस चीज़ को लेकर के प्रिपेयर नहीं है। लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस आज भी हमें दिखाई देता है, बिकॉज हम प्रिज्यूम कर लेते हैं अपने हिस्टोरिकल डाटा से सारी चीज़ों को। एंड दूसरा कारण क्या है, दैट द एनर्जी वैल्यू चेन थ्रू द फ्रेगमेंटेड इंस्टीट्यूशनल एंड रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, द ड्रॉप इन टेम्परेचर इन टेक्सास फ्रोज द गैस वेल्स। अब अचानक से अगर टेम्परेचर फ्रोज हो जाएगा, नीचे चला जाएगा और सारी चीज़ों को वो क्लोज कर देगा, तो एक के बाद एक इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होने लग जाता है। वाटर सिस्टम क्लोज हो जाएगा, पावर जनरेशन बंद हो जाएंगी, लोगों का खाना पीना सब मुश्किल हो सकता है। तो ये सारे एक इश्यूज यहाँ पर हैं। एंड देयर वाज नो अम्ब्रेला अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एंटायर सिस्टम। और इतनी सारी जो चीज़ें हुई, इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर बंदा या कोई अथॉरिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है। सेम गोज फॉर इंडिया ऑल्सो। उत्तराखंड का की जो ट्रेजिडी है उसमें भी कोई अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। केदारनाथ वाला केस हुआ, फिर अभी नंदा देवी में केस हुआ। इस तरीके से केसेस जो हैं वो लगातार हो रहे हैं फ्लड के। और ऐसे भी अगर सिर्फ ये तो एक एग्जांपल है, इंडिया में ही देख लें तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हमें देखने को मिलेंगे। जैसे असम वगैरह में इतना फ्लड आ जाता है, काजीरंगा में आपको याद होगा जो फ्लड आया था, कितने सारे राइनोसोरस वहाँ पे तबाह हो गए थे। तो ये या हिमालयन इकोलॉजी जिस तरीके से डिस्ट्रक्ट हो रही है या बैलेंस बिगड़ रहा है, इन सब के पीछे क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ह्यूमन बीइंग है वो रिस्पॉन्सिबल है। और हमें जल्दी से जल्दी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पर जाना होगा, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने की आवश्यकता है। और ये जो कंज्यूमर है कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करना होगा इन नॉन फॉसिल फ्यूल्स की तरफ जाने में, नहीं तो उनका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। अगर इस तरीके से चीज़ें होंगी और सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा तो वो नॉन फॉसिल फ्यूल्स की तरफ कैसे जा पाएंगे। सो इंडिया में भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इसमें जो अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उनको जल्द से जल्द एक्शन लेने की ज़रूरत है, सो दैट वो
इफ़ेक्टिव मैनर में जो स्ट्रक्चर है, एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच ले पाएँ, इंटरडिपेंडेंट अप्रोच ले पाएँ एनर्जी इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि सिविल सोसाइटी और नॉर्मल लोग, इन सभी को एक साथ आना होगा, तभी जा करके हम जो अलायंस फॉर कार्बन ज़ीरो नेट वर्ल्ड है इस कॉन्सेप्ट को अचीव कर पाएंगे, अटेन कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे हम लोग अपने समय पर लाइव डिस्कशन में। ओके, तो थैंक्स अ लॉट, कीप स्टडिंग। डिस्कशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।